नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल में। साथियों, मैं साइंस के अंतर्गत फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। आज जो मेरी चैप्टर है वो प्रकाश का लेक्चर 2 होने वाला है। और बता देना चाहता हूँ कि हमने जो पहली जो क्लास थी उस क्लास में हम प्रकाश के बारे में पढ़े थे। ये मेरी क्लास 1 जो थी, ये मेरी क्लास 1 थी, उसमें से हम प्रकाश के सबके बारे में देखे थे। उसका प्रकाश का क्या नेचर होता है उस चीज़ को हमने यहाँ पर देखे थे। इस चीज़ को हमने अगली क्लास में देखे थे। प्रकाश की प्रकृति और चाल, इसके बारे में हमने जानना था। आज की जो मेरी क्लास होगी वो प्रकाश का परावर्तन होगा। तो आज की जो मेरी क्लास होगी वो बता देना चाहता हूँ, ये क्लास नंबर 2 होगी। ये क्लास नंबर 2। तो आज हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में, कि प्रकाश की परावर्तन होता क्या है, ये कौन सी परिघटना है इसे। तो प्रकाश की परावर्तन होता है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की परिघटना। जैसे कि मान लो ये कोई परावर्तक सतह है, यहाँ से मेरे प्रकाश आ रही है और इस प्रकाश को पुनः उसी माध्यम में टकराने के बाद लौट जाने की परिघटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो हम यदि यहाँ से लिखने के लिए प्रयास करेंगे, हम लिखेंगे यदि इसका परिभाषा को, तो क्या लिखेंगे हम, एक मिनट, लिखेंगे कि किसी माध्यम में प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर किसी माध्यम में प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमने समझ गए कि किसी माध्यम में प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि हम यदि इसको देखना चाहेंगे फिगर के माध्यम से, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला मेरा है, कोई परावर्तक सतह है, ये रंगीन किया हुआ है इस बैक साइड से, ये वाला। अब यहाँ पर कोई आपतित किरण यहाँ पर पड़ रही है, मान लो ये मेरा प्रकाश लाइट है, यहाँ पर पड़ा और यहाँ पर पड़ने के बाद वो वापस जो है सो ऐसे लौट गया। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक अभिलंब को यहाँ पर खींच देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको एंगल सही से बनाना होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है उसी एंगल को बनाते हुए वो किरण लौट जाएगी। यानी ये इंसिडेंट रे है, तो ये आई इंसिडेंट एंगल जो अभिलंब के साथ एंगल कौन बना रहे हैं इसको आई से सूचित करेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अभिलंब के साथ जो बना रही है एंगल, उस एंगल को आर से हम सूचित करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन आई और कौन आर जो होता है सो बराबर होता है। चलिए, यदि हम यहाँ पर
बात करें कि परावर्तन के नियम के बाद, यदि हम यहाँ पर नाम लिखना चाहेंगे तो सभी का नाम हम यहाँ लिख देते हैं। ये जो है आपतित किरण है, आपतित किरण आने वाली किरण है, और ये जो है सो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। और जहाँ ये वाला जो आई जो है, आई बराबर है आपतन कोण, आपतन कोण, और आर जो है वो है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण है। इस चीज़ को हम यहाँ पर देखें। यदि हम परावर्तन का नियम के अनुसार से चलते हैं, और ये जो हम देख रहे हैं पर ये है मेरा अभिलंब, ये है अभिलंब, ये परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया है परपेंडिकुलर। चलिए यदि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम के बारे में बात करते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम क्या कहता है वो बोलते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हम बोलेंगे कि परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं, परावर्तन के 2 नियम हैं। उस हम नियम को देखेंगे कि परावर्तन के 2 नियम कौन है। यदि हम पहला नियम की बात करें, यदि हम पहला नियम की बात करें तो हम बोलते हैं पहला नियम यहाँ पर हम लिखते हैं कि आपतन कोण, आपतन कोण जिसको कि कोण आई से इंडिकेट करते हैं, आपतन कोण ये कोण आई है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण को यहाँ से यदि हम इंडिकेट करेंगे तो यहाँ से कोण आर परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि यदि यहाँ पर लिखेंगे ये वाला जो है कोण आई बराबर कोण आर, ये पहला नियम है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम यहाँ पर बात करें तो दूसरा नियम बोल रहा है कि आपतित किरण, आपतित किरण आने वाली किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों जो होता है, तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, समतल में होते हैं। ये चीज़ हमने बहुत देखें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये क्या होगा? ये सभी एक ही तल में, एक ही समतल में होते हैं। हमने यहाँ परावर्तन के नियम को देखे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दर्पण की, समतल दर्पण के बारे में हम देख लेते हैं। चलिए, परावर्तन के लिए क्या होता है? दर्पण जो है तो परावर्तन के नियम पर आधारित होता है। दर्पण जो है मेरा, दर्पण परावर्तन के नियम पर आधारित होता है। दर्पण परावर्तन के नियम पर आधारित है, यानी कि दर्पण जो होता है उसमें परावर्तन के नियम लागू होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं समतल दर्पण के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं समतल दर्पण के बारे में। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण,
चलिए कि बोले कि समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है समतल होता है। यदि हम बोलेंगे कि समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है। परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है ना। और परावर्तन जो होता है सो एक और भाग से होता है और दूसरे भाग उसके रंगीन किया जाता है। या क्या बोलते हैं, या एक शीशे का टुकड़ा होता है, या क्या होता है, एक शीशे का टुकड़ा होता है, या एक शीशे का टुकड़ा होता है जिसके एक और धातु की पतली परत चढ़ी होती है, जिसकी एक ओर, यदि हम बोलें एक ओर धातु की पतली परत चढ़ी होती है, और किरण क्षय को रोकने के लिए लेप किया जाता है। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो किरण क्षय को रोकने के लिए लेप लगा हुआ होता है। किरण क्षय को रोकने के लिए, और किरण क्षय को रोकने के लिए लेप किया जाता है, लेप किया जाता है, यानी वहाँ पर लेप दिया जाता है ताकि किरण का क्षय ना हो। यदि हम यहाँ पर बोलें कि शीशे के पीछे जो होता है, उस शीशे के पीछे चांदी की परत, किसका परत होता है? चांदी की परत या पारे की परत परावर्तक सतह का कार्य करता है, सतह का कार्य करती है। ये चीज हमने देखा समतल दर्पण के बारे में। यदि हम बोलेंगे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होता है, उस स्थिति के बारे में जानेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन। तो यहाँ पर यदि बना कि समतल दर्पण की प्रकृति के बारे में, प्रतिबिंब की स्थिति अब प्रकृति के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे समतल दर्पण जो होगा उसकी कुछ प्रकृति के बारे में। समतल दर्पण की प्रकृति, उसकी क्या प्रकृति है, उसके क्या गुण है। तो हम बोलेंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब इसका कैसा होगा? इसका प्रतिबिंब जो होगा सो सदैव आभासी तथा सीधा होगा। यदि बोलेंगे प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होगा। और कितना होगा कि प्रतिबिंब की दूरी जो होता है वो बिंब की दूरी के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आभासी तथा सीधा होता है, यानी इसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? आभासी तथा सीधा होगा। दूसरा बोलेंगे प्रतिबिंब का साइज जो होता है बिंब के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। बिंब के साइज के बराबर होता है।
क्या समझे कि प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज के बराबर होता है। तीसरा नंबर में यदि हम बात करें ये कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। प्रतिबिंब की दूरी और बीम की दूरी, प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज के बराबर होता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर रखा होता है। प्रतिबिंब यदि हम बोलें, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बीम रखा होता है, जितनी दूरी पर बीम रखा होता है। और मिनट हेलो हेलो बोलो क्या कर कहाँ मोबाइल था रे? फोन कैसे ना कर ले लोग देखिन तो टाइम देखिन क्या बजे कर ले इसे। हाँ 4 बजे देखो, 4:30 बजे हम तोरा भेज दिए नोनी, हम तोरा स्क्रीनशॉट करके हम भेज दिए, स्क्रीनशॉट करके हम भेज दिए तोरा, तोरे वाला पहले आ गलो। ऐ लड़की बाबू हेलो सुनो ने, आधे घंटे बात करते हैं। हाँ थोड़ा सा बात करते हैं। अरे ये को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। हाँ लाडो अभी मैंने कि चल ही रहा है, टाइम चल रहा है ठीक ना। हाँ अरे बीचे क्लासवा में रोक इति करके आवाजवा रोक के यार तू फोन उठे लियो हैं ठीक है ठीक। हाँ हेलो। हाँ तो हम क्या देख रहे थे कि समतल दर्पण की प्रकृति क्या है, इस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने बोला कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, हमेशा आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बीम रखा होता है। बीम का मतलब वस्तु। और यदि हम चौथा पॉइंट की बात करें, 4th नंबर पॉइंट की बात करें, तो 4th नंबर पॉइंट में हम यदि बात करते हैं कि इसमें एक पार्श्विक स्थिति उत्पन्न होता है ना, इसमें एक पार्श्विक स्थिति उत्पन्न होता है, यानी कि दायां का बायां दिखेगा और बायां का दायां दिखेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे प्रतिबिंब जो होता है वो प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। कहने का मतलब दायां का बायां और बायां का दायां होता है। यदि हम बोलें कि समतल दर्पण का जो फोकस जो होता है वो फोकस अनंत होता है। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो फोकस दूरी क्या होता है, उसका अनंत होता है। इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, अनंत होता है।
समतल दर्पण का प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, इस चीज़ को आप देखें। अच्छा, हम कुछ समतल दर्पण के संबंधित कुछ विशेष तथ्य को देख लेते हैं, कुछ रोचक चीज़ें को देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ देख लेते हैं समतल दर्पण के कुछ विशेषताएं को। कुछ विशेष तथ्य समतल दर्पण की विशेषताएं समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं को देख लेते हैं कि समतल दर्पण की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उससे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी की चाल से आता हुआ दिखेगा। अपना प्रतिबिंब टू भी के चाल से आता प्रतीत होता है ना, ऐसा चीज़ होता है। मान लो कि यहाँ पर एक दर्पण है, ये दर्पण में यदि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर जाएगा तो लगेगा इसका प्रतिबिंब जो है उसका 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी ओर आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि किसी वस्तु का जो समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उसका लंबाई क्या होना चाहिए। उस बिंब की लंबाई का आधा लंबाई जो होना चाहिए दर्पण का होना चाहिए, है ना। दूसरा पॉइंट यदि हम यहाँ लिखना चाहें कि किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण का साइज, तो दर्पण की लंबाई जो होता है तो दर्पण की लंबाई बिंब की लंबाई का आधा होना चाहिए। बिंब की लंबाई का आधा होना चाहिए, लंबाई की आधी होनी चाहिए, ये चीज़ को हमने देखा। और यदि कुछ बात कर लें कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण टू थीटा कोण से घूम जाती है। चलो इसको शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं। क्या करते हैं, आपतित किरण को कांस्टेंट रखते हैं। शॉर्ट में आपतित किरण को क्या कर दिए हम नियत रख दिए, आपतित किरण क्या रखते हैं नियत रख दिए। और यदि दर्पण को घुमाया जाएगा थीटा कोण से, है ना, दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिए, आपतित किरण नियत रख दिए, दर्पण को घुमाइए थीटा डिग्री कोण से तो परावर्तित किरण जो होगा वो वो टू थीटा कोण से घूम जाती है। परावर्तित किरण टू थीटा डिग्री कोण से घूम जाती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अगला हम बात करें 4th नंबर पॉइंट में, यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण से झुका हुआ है ना, तो इसके मध्य में रखी वस्तुओं के बनाए कुल प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री बटे थीटा -1 होता है ना। यदि यहाँ पर बात करें
कि यदि दो समतल दर्पण थीटा के कोण पर झुके हैं, यदि दो समतल दर्पण थीटा के कोण पर झुके हैं तो और उनके बीच यदि किसी बीम को रखा जाए, झुके हैं और उनके बीच यदि कोई वस्तु रखा है, उनके बीच रखी वस्तु जो होगा वो वस्तु द्वारा बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या, वस्तु के बनाए कुल प्रतिबिंबों की संख्या, कुल प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी, उस संख्या जो होगी 360 डिग्री बटे थीटा -1 होती है ना। जब क्या होगा, यदि यह पूर्णांक नहीं है तो इसे अगला पूर्णांक मान लिया जाता है। इस प्रकार से समकोण पर झुके दो दर्पण के बीच यदि हम वस्तु को रखेंगे तो 9 चक 36 4 - 1 3 प्रतिबिंब बनते हैं। तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु अनंत प्रतिबिंब बनेगा। दो समांतर दर्पण के बीच रखे, यदि समांतर दर्पण है कि उसके बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस कंडीशन में कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो बोलेंगे वहाँ अनंत प्रतिबिंब बनेगा। दो समांतर, जैसे कि समांतर दर्पण दो को रख दिए ऐसे और इसके बीच में कोई वस्तु रख दी है, तो इसके द्वारा कितना प्रतिबिंब बनाया जाएगा, तो इसके द्वारा अनंत प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि 360 डिग्री बटे 0 -1, 360 डिग्री कम बटे 0 माने इनफिनिट अनंत हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इस कंडीशन में अनंत प्रतिबिंब बनेगा। अब हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब क्या देखते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, समतल दर्पण का एक, यदि हम इसका उपयोग यदि बोलना चाहें कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, तो हम देखो, हम समतल दर्पण का उपयोग जो है करते हैं वो हम आईना के रूप में कर सकते हैं, पेरिस्कोप में भी करते हैं हम इसको। यदि इसका उपयोग, यदि हम यहाँ पर कहीं पर हम एक उपयोग लिख देते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, यहीं पर हम लिख देते हैं इसका उपयोग। चलिए यहीं पर हम थोड़ा सा उपयोग भी लिख देते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो इसका उपयोग होता है पेरिस्कोप में, आईना में, पेरिस्कोप में इसका उपयोग किया है, आईना में इसका उपयोग किया जाता है ना। पेरिस्कोप को बोलता है परिदर्शी भी कहा जाता है, और बहुरूपदर्शी में बहुत सारे रूप को देखने के लिए, जिसको बोलते हैं भूल भुलैया वाला चीज़ में। तो यहाँ पर देखो मैं 2 चीज़ करूँगा, पेरिस्कोप और आईना। चलिए हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन इसको। तो देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। साथ में हम यदि दर्पण की ओर यदि बात करें तो हम गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण भी होता है, जैसे कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अभी हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश तरंगों का व्यक्तीकरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वस्तुओं में रंग, मानव नेत्र। अच्छा, चलिए हम देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। लेकिन जो है प्रकाश का अपवर्तन से पहले यदि हम बात करें तो हमको गोलीय दर्पण का देखना था। लेकिन क्या करें हम कि यहाँ पर हम बाद में देख लेंगे उसको, गोलीय दर्पण को हम बाद में देख लेंगे। पहले हम प्रकाश का अपवर्तन को समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। उसके बाद हम फिर देख लेंगे गोलीय दर्पण को, देख लेंगे हम, फिर लेंस को भी देख लेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है।
चलिए, यदि हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम से दूसरे माध्यम में हमने क्या बोला कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंब खींचा जाए, है ना। हमने क्या बोले कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर खींचा गया अभिलंब से डायरेक्ट गुजर जाती है या तो उससे दूर चली जाती है और उसी की ओर झुक जाती है। ये डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से आ रहा है ना। जब प्रकाश तब क्या हो तो अलग करने वाले खींचा के अभिलंब से डायरेक्ट गुजर जाएगी या तो उससे हट जाएगी या तो उसकी ओर झुक जाएगी। क्या बोले, उसकी ओर झुक जाएगी। तो अलग करने वाले तरफ पर खींचा गया अभिलंब से होकर अपवर्तित किरण निकल जाएगी या उससे दूर हट जाएगी या उसी की ओर झुक जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर मेरा ये चीज़ है कि सपोज दैट यहाँ पर हम यदि एक बनाना चाहते हैं, चलिए हम यहाँ पर एक बनाते हैं। ये मेरा क्या है, माध्यम को अलग करना है। ये मेरा मान लेते हैं एक अभिलंब बना देते हैं। ये मेरा अभिलंब हुआ, सपोज दैट ये वाला हुआ। मान लो कि ये एक हम यहाँ पर मान लेते हैं रेयर मीडियम है यानी कि विरल माध्यम है, और एक मेरा टेंशन मीडियम है यानी कि सघन माध्यम है। तो चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि आपतित किरण सीधे पड़ेगा, यदि आपतित किरण सीधे पड़े तो ये अभिलंब से ही डायरेक्ट गुजर जाएगी। यदि आपतित किरण परपेंडिकुलर हो, यहाँ पर लिख देते हैं कि आपतित किरण यदि 90 डिग्री में हो, 90 डिग्री से रहे तो वो अभिलंब में ही गुजर जाएगी, अभिलंब से गुजर जाएगी और कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी विक्षेपण नहीं होगा। आपतित किरण 90 डिग्री अभिलंब से गुजर जाएगी। आपतित किरण कितना पे पड़े, यदि 90 डिग्री में हो तो अभिलंब से गुजर जाएगी बिना विक्षेपण का, यानी बिना किसी बदलाव के, यानी कि उसके मार्ग में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन यदि आपतित किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में से प्रवेश करे कोई एंगल से, और तो ये तो जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये माध्यम सघन होने के कारण क्या करेगा, यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, इस कारण से ये क्या करेगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी
और यही यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा। एक और हम यदि यहाँ पर इमेज बनाते हैं, ये है अभिलंब, यदि इस पर डायरेक्ट जाएगी, परपेंडिकुलर यदि पड़ा, यदि वो 90 डिग्री से पड़ा तो वो डायरेक्ट किससे, आपतित किरण यदि 90 डिग्री से पड़ा है तो अभिलंब से गुजर जाएगी बिना किसी बदलाव के। लेकिन यदि यहाँ पर मान लो अब ये सघन माध्यम, इसको ले लेते हैं, इसको मान लो विरल माध्यम ले लेते हैं, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में यदि जाएगी प्रकाश किरण, ये है, तो ये देखिए मान लो कोई एंगल से जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो देखो इसको तो जाना चाहिए था इधर, लेकिन क्या करेगा, यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, इसलिए क्या होगा, ये अभिलंब से दूर चली जाएगी, अभिलंब से क्या करेगी, ये दूर चल जाएगी। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर एंगल देखें तो यहाँ पर एंगल आई है ये वाला, और यहाँ पर एंगल आर है ये वाला, यानी इस कंडीशन में एंगल आई जो है वो ग्रेटर देना है एंगल आर से, और इस कंडीशन में यदि हम देखें तो एंगल आई जो है और यहाँ पर एंगल आर, इस कंडीशन में यहाँ पर देखें एंगल आई जो है लेस देना है एंगल आर से, एंगल आर से, क्योंकि अभिलंब से इसका पीछेपन ज़्यादा हुआ। ये यदि हम यहाँ पर यदि हम निकालना जाएगा तो अपवर्तन का 2 नियम दिया गया है। कितना, अपवर्तन के 2 नियम दिया गया है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपवर्तन के नियम। चलिए, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के 2 नियम है। अपवर्तन के कितना नियम, 2 नियम, अपवर्तन के 2 नियम। चलिए हम बात कर लेते हैं अपवर्तन के 2 नियम क्या है। पहला नियम है आपतित किरण। यदि हम यहाँ पर बात करें कि अपवर्तन का 2 नियम जो है वो अपवर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं, हम पहले अपवर्तन के बारे में पढ़ लेते हैं, परावर्तन के बारे में देख लिए, हम अपवर्तन के बारे में देख लिए, उसके बाद हम देख लेंगे दर्पण को भी देख लेंगे, गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस। वो जो गोलीय दर्पण है और गोलीय लेंस है, उस गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस को देखेंगे, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है, कहाँ पर बिंब रहेगा और उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उस चीज़ को भी हम देखेंगे, है ना। इसके पहले हम क्या कर लेते हैं कि अपवर्तन को हम समझ लेते हैं। क्या करेंगे, हम पहले हम अपवर्तन को समझ लेते हैं। हम क्या बोलें कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या करेगा, वो अभिलंब की ओर झुकेगा, और यदि सघन से विरल में प्रवेश करा तो अभिलंब से दूर हटेगा, और यदि वो परपेंडिकुलर यदि हुआ तो वो अभिलंब के रास्ते ही गुजर जाएगा और बिना किसी विक्षेपण के, बिना किसी रुकावट के। तो अपवर्तन के 2 नियम है ना, 2 नियम। और उस नियम कौन सा वो देखते हैं, वो नियम निम्नलिखित है। अब देखते हैं वो अपवर्तन के 2 नियम निम्नलिखित है। पहला नियम जो देखते हैं वो क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ की आपतन बिंदु पर अभिलंब जो खींचा जाता है, वो अभिलंब खींचा गया अभिलंब जो होगा वो सभी एक ही तल में होगा, सभी एक तल में होती हैं, एक तल में होते हैं। इस चीज़ को देखा। दूसरा हम यहाँ पर देखें कि प्रकाश के किसी निश्चित रंगों के लिए, किसी निश्चित रंग के लिए, है ना, किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम, यहाँ पर लिखेंगे माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया के लिए, आपतन कोण की जया किसको बोलते हैं, साइन को, साइन, है ना, तथा
तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया है न ओ, और उसका जो अनुपात होगा वो अनुपात अस्थिर होता है। वो अनुपात कैसा होता है? अस्थिर होता है। और इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्नेल के अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर यदि बात करें कि यहाँ पर जो है 0 डिग्री से बड़ा इंसिडेंट और 90 डिग्री से छोटा यहाँ पर होगा, ये वाला जो कोण होगा इसके लिए सत्य होगा। यदि यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो है साइन आई इंसिडेंट अपवर्तन को और अपवर्तित साइन आर, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा क्या चीज़? अस्थिर होगा। वो होगा स्थिर रहेगा, इसका वैल्यू यानी कांस्टेंट रहेगा। और इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम इसी को बोलते हैं। वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा यानी एक स्थिरांक होगा। इसमें क्या कहेंगे? इस स्थिरांक का मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का इस स्थिरांक को क्या कहेंगे? साइन आई बटे साइन आर। स्थिरांक को मान जो होगा उस मान को बोलेंगे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ देख लेते हैं फिर अपवर्तनांक के बारे में। यहाँ पर हम देख लेते हैं अपवर्तन के बाद फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं अपवर्तनांक के बारे में। मेरा एक टॉपिक यहाँ पर छुटा हुआ है, इस टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम अपवर्तन के बारे में समझ लेते हैं। अपवर्तनांक प्रकाश का पूर्णांक परावर्तन, क्योंकि एक जो टॉपिक जो मेरा है वो मेरा यहाँ पर एक टॉपिक मेरा छुटा हुआ है। एक मेरा टॉपिक यहाँ पर छुटा हुआ कर देंगे, इसको देख लेते हैं फिर अपवर्तनांक को। तो अपवर्तनांक क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पर प्रवेश करती है या दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है ना, उसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। यदि यहाँ पर बोलें कि पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल और उसके जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। उस अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। तो क्या हुआ कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं। तो यदि हम यहाँ पर बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, अच्छा इसको यदि हम यहाँ पर और डिनोट करें तो इसका जो होगा कि यहाँ पर बोलेंगे कि यह जो नियतांक है वह नियतांक बताता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इस प्रकार से हम यहाँ डिनोट करते हैं। यानी 1 से 2 में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे, प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है, इसको साइन आई बटे साइन आर को लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बोलेंगे कि अपवर्तनांक जो होगा ये होगा, इसका यदि फॉर्मूला लगाएं कि अपवर्तनांक बराबर होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अनुपात, माध्यम 1 में यानी फर्स्ट 1 में, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में
2 में प्रकाश की चाल, और इसी चाल को अनुपात को हम बोलेंगे अपवर्तनांक। अच्छा, यहाँ पर देख लें, अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रकाश की चाल का जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को मान लो V1 है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को V2 है, इस चीज़ को हम यहाँ पर दर्शाएंगे कि इसको यदि अपवर्तनांक यहाँ पर दर्शाना चाहेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि माध्यम जो होगा, यहाँ पर बोलेंगे माध्यम 2 का माध्यम ओन के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम ओन के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको यदि हम यहाँ लिखेंगे, हम एन से भी सूचित यहाँ करते हैं, इसका एन से भी सूचित किया जाता है, एन से सूचित करते हैं। या तो इसको जो हम लिखेंगे कि माध्यम 2 में क्या लिखेंगे कि माध्यम 2 का माध्यम ओन के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम ओन के सापेक्ष अपवर्तनांक है ना। तो माध्यम 2 का माध्यम ओन के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल के माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अनुपात, क्योंकि जो अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक को एन से सूचित करें, जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो होता है प्रकाश की चाल का। इसलिए जो माध्यम 1 में जो प्रकाश की चाल होगा वो अपोजिट होगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का। इसको हम बोल सकते हैं कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम ओन का अपवर्तनांक, इस चीज़ को बोल सकते हैं कि n/1, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि माध्यम 2 का माध्यम ओन के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, और यदि n/2, इसको क्या बोल सकते हैं, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। और ये जो होगा, ये यदि होगा, ये कितने के बराबर होगा, ये जो होगा माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये बराबर जो होगा वो होगा माध्यम 2 को पहले हम लिए ना अपवर्तनांक की कंडीशन में, तो यहाँ पर माध्यम 1 का प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात होगा, है ना। यदि हम यहाँ पर बात करें कि यदि एक माध्यम में प्रकाश की चाल माने वायु में यदि हम मान एक मीडियम को हम वायु मान लेते हैं, हो ना, और एक को हम कोई मीडियम मान लेते हैं, तो इसके अपवर्तनांक को बोला जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। या तो हम एक को वेकेंट मान लेते हैं, वैक्यूम मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं, एक को हम वैक्यूम मान लेते हैं। यहाँ पर देखना कि मान लो एक किसी को मीडियम ही मान लेते हैं, Nm का मान केवल एक मीडियम मान लेते हैं, तो यहाँ वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, इस चीज़ को हम यदि यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो इसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं इसको, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, या तो सिंपल इसको हम बोलेंगे अपवर्तनांक। यदि हम यहाँ पर बात करें कि जो प्रकाश की चाल जो होती है वो प्रकाश की चाल, यहाँ पर यदि हम बात करें कि प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इस चीज़ को यहाँ पर नोट करके लिख लो कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एक चीज़ को और यदि हम यहाँ पर नोट करके लिखना चाहेंगे कि यदि अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं तो जिसका जितना ज़्यादा अपवर्तनांक रहेगा उसमें उतना ही प्रकाश की गति कम होगी। तो हम यदि बोलेंगे कि सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है हीरा का होता है। यदि वायु का अपवर्तनांक यदि बोलें कि वायु का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक यदि बोलें तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003 है ना।
यदि बर्फ का अपवर्तनांक बोलें, बर्फ का अपवर्तनांक यदि बात बोलें, अपवर्तनांक, तो बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31, है ना। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये चाल और ये चाल कट जाएगा, यानी अपवर्तनांक जो होता है यूनिट लेस होता है, 9 यूनिट, 9 यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और यदि बात करें कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे ज़्यादा होता है, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक वो होता है 2.42, यानी सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक यदि बात करें कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक हीरा का होता है, हीरा का होता है। डायरेक्ट इसको हम इस लिख देते हैं कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो बोल देंगे हीरा का, और कितना होता है 2.42, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। साथियों, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे को देखेंगे। धन्यवाद। चलिए।